Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का तरफ से रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है ITI पास स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए और BSc पास स्टूडेंट के लिए। रिक्रूटमेंट आने का बाद से सभी स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था, सर इसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट जानते हैं इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसका बेसिस पे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का और 2021 का पेपर मेरे पास अवेलेबल है। दो पेपर है और दो पेपर में से 2019 में जो पेपर हुआ था जिसमें मैं एग्ज़ाम दिया था, उसका नॉन टेक्निकल पेपर मैं कल सॉल्व करवा दिया हूं, जिसका वीडियो मेरे चैनल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों का जो कट ऑफ बनते हैं 50 मार्क का जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें कट ऑफ बन जाता है। टेक्निकल का क्वेश्चन 2021 में जो हुआ था बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ था नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल आप लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो आप लोग कोई भी पोस्ट में अगर फॉर्म फिलअप किए, चाहे आप लोग डिप्लोमा से, BSc से या ITI से, तो नॉन टेक्निकल आप लोग का 50 मार्क का सेम रहेगा। रीजनिंग, मैथ, GK, करंट अफेयर्स और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले नॉन टेक्निकल का वीडियो देखिए। 2019 में जो नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन आया था उसका वीडियो एक अलग से मैं बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आज मैं डिस्कशन करूंगा अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर पोस्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप लोग का 100 टेक्निकल का क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इस पेपर को मैं डिस्कशन करूंगा। आज जितना हो सके मैं उतना ही कंप्लीट करवाने का कोशिश करूंगा, लेकिन आज फुल क्लास में ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूं, ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं मैं 150 में से 107 मार्क्स हमको मिला था, क्योंकि हम लोग का टाइम टेक्निकल थोड़ा खटका टाइप का था, थोड़ा सा हटका टाइप का था, क्योंकि इसका जो लेवल था थोड़ा डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो तब भी मैंने प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि 2018 में मैंने पास आउट किया था, 19 में सबसे पहले एग्जाम हो गया था, तो ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा टफ था। आप लोग पेपर देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा नेम भी आप देख सकते हैं, 2 घंटे का आप लोग का टाइम रहता है, ओके, और रोल नंबर आप देख सकते हैं। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हो तो NFL का प्रीवियस पेपर का वीडियो एक ही चैनल आप लोग को प्रोवाइड करता है, तो उसमें जो भी पेपर अवेलेबल होता है सभी पेपर फेक है। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसमें TCS क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कराता है, मतलब इस TCS क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन पेपर दिखाया है सब TCS का पेपर है। प्रीवियस ईयर जैसे DMRC ALP का पेपर है उसको ही मॉडिफाई करके बना दिया है, तो सभी स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। जो ऑफिशियल पेपर है आप देख सकते हैं मेरा पास है, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, सेक्शन A में 100 क्वेश्चन है। तो इधर पूछा गया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना होता है। तो आप लोग किस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो F का जगह आप लोग को 32 लगा देना पड़ेगा, ओके। तब इसका राइट आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस सेंटीग्रेड स्केल में, और फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री होता है। मतलब 0 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में पूछता तो 273 डिग्री केल्विन हो जाता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ओके। ऐसे अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू पूछता तो हो जाता 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ओके। अगर केल्विन में पूछता तब हो जाता 273 प्लस 100, मतलब टोटल 373 केल्विन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन प्रिपेयरिंग टू प्रोड्यूस इंटरनल थ्रेड ए होल व्हिच इज डैश द मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड शुड बी ड्रिल्ड फास्ट। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इंटरनल थ्रेड हम लोग किसका मदद से करते हैं, टैप का मदद से करते हैं। तो कोई भी वर्कपीस में इंटरनल थ्रेड कटने से पहले हम लोग जो होल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टैप ड्रिल साइज, क्योंकि आप लोग ड्रिल का मदद से होल बनाते हैं और टैप करने से पहले जो होल बनाते हैं उसको टैप ड्रिल साइज कहते हैं। मतलब टैप जब भी हम लोग चलाते हो तो उसमें थ्रेड बन जाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो पहले जो हम लोग होल लेते हैं तो होल का जो डायमीटर होता है और टैप चलाने के बाद मतलब थ्रेड जो बन जाता है
तो उसका डायमीटर क्या होता है, उसका डायमीटर कम होता है। तो कितना कम होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन होता है, मतलब बहुत ही या थोड़ा सा कम होता है उसका मेजर डायमीटर से। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें पूछा गया है जो इंटरनल थ्रेड करते टाइम टैप ड्रिल साइज मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही सॉल्व करवा दिया था एक क्लास में, जो एनएफसी के एडवांस पेपर में लिया था, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आया था, तो मैंने आप लोग को बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग लेदर इज। इस क्वेश्चन का भी मैं बहुत बड़ा सोल्यूशन दे दिया हूँ। जब रेती जिसे चमड़े के घिसाई के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो कोई भी लेदर, वुड, कार्डबोर्ड होता है, तो उसमें फाइलिंग करने के लिए हम लोग कौन सा फाइल का इस्तेमाल करते हैं, ड्राफ्ट कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो सेमी सर्कुलर होता है। ओके, या बोल सकते हैं कि हाफ राउंड शेप का होता है, और इसका जो टीथ होता है इंडिविजुअल टीथ होता है, और टीथ का शेप होता है ट्राइएंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेटर टू यूज मैशनिंग ऑफ सॉफ्ट वर्कपीस। तो आप लोग जानते हैं ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, मैशनिंग करते हैं, और उसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है, सरफेस से हम लोग मटेरियल को हटा सकते हैं। तो इसमें आपको बोला है नर्म वर्कपीस को मैशनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, या कौन सा बॉन्ड उपयोग करना सबसे बेहतर होता है। तो जब भी सॉफ्ट वर्कपीस होता है, सॉफ्ट वर्कपीस के लिए हम लोग रबर बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जनरल पर्पस के लिए हम लोग विटिफाइड बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग वेट ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। ओके, अगर हाई स्पीड ग्राइंडिंग करना पड़ता तो हाई स्पीड व्हील के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग रेजोनाइट बॉन्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिफरेंट फाइन थ्रेड पिच आर देयर फॉर एन M12 टैप। M12 टैप के लिए कितने अलग अलग मशीन थ्रेड पिच है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 3 टाइप का पिच है। ओके, और इसका जनरली पिच कितना होता है, जनरली पिच हम लोग 1.75 मिलीमीटर पिच लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टील मेनली कंटेन आयरन एंड कार्बन। स्टील में मुख्य रूप से लोहा और कार्बन होता है। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डू दे बिलोंग। निम्न में से किस श्रेणी में संबंधित है। तो स्टील किस श्रेणी में आता है, तो मेटालिक सॉलिड का अंदर आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आयरन और कार्बन मिलकर स्टील बनता है, जो मेटालिक एक सॉलिड होता है। वो कॉम्पोजाइट भी नहीं होता, पॉलीमर भी नहीं होता, सिरामिक भी नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू गेज डिजाइन। जो हम लोग गेज यूज करते हैं जनरल पर्पस के लिए, जब भी मास प्रोडक्शन होता है, उसमें एक्यूरेसी के साथ कोई भी वर्कपीस को चेक करने के लिए हम लोग गेज का इस्तेमाल करते हैं, जो एलॉय स्टील से बनता है। तो गेज का जो डिज़ाइन होता है, एक साइड में गो होता है और नो गो होता है। गो जैसे प्लग गेज, गो साइड में क्या करता है, मिनिमम लिमिट को मेजर करता है, चेक करता है, और नो गो साइड में मैक्सिमम लिमिट को चेक करता है। तो ये जो गेज डिज़ाइन दिया था, जो एक सिंपल डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन में हम लोग इजीली कोई भी वर्कपीस का एक्यूरेटली उसका डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, तो ये डिज़ाइन किसने दिया था, टेलर प्रिंसिपल ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन का जो एलॉय होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टील। जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैं बता दिया हूँ। ओके, अगर आप लोग का स्टेनलेस स्टील आता है तो उसमें जनरली 18 और 18:8 रहता है। तो 18 का मतलब होता है क्रोमियम, 8 का मतलब होता है निकेल। ये चीज़ आप लोग को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डेसिबल। डीबी इज ए यूनिट यूज टू मेजर। डेसिबल डैश को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली इकाई है। तो डेसिबल का मतलब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्मिंग एंड शेपिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया आप कोई भी चीज़ फॉर्म या शेपिंग प्रोसेस का अंदर नहीं आता है। तो आप लोग जानते हैं सीट फॉर्मिंग या फोर्जिंग जो होता है, उसमें हम लोग एक शेप से दूसरा शेप में बदल सकते हैं। रोलिंग करके हम लोग थ्रेड बना सकते हैं, उस जस्ट शेपिंग ऑपरेशन होता है। और ब्रोचिंग में क्या होता है, ब्रोचिंग में हम लोग एक्स्ट्रा मेटल को कट सकते हैं। ओके, एक ब्रोचर टूल रहता है, वो तो आप हार्ड एंड टेम्पर्ड एक टूल रहता है, टीथेड टूल रहता है, जिसका मदद से हम लोग मेटल को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी एक कटिंग ऑपरेशन होता है, ये फॉर्मिंग या शेपिंग ऑपरेशन नहीं होता है। ओके, फॉर्मिंग मतलब क्या, जस्ट फॉर्म होता है, उसमें कोई भी चिप्स वगैरह या कोई भी कटिंग प्रोसेस नहीं होता है। ओके, लेकिन ब्रोचिंग में कटिंग प्रोसेस होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द टेंडेंसी ऑफ ए डिफॉर्म सॉलिड टू रीगेन इट्स एक्चुअल प्रोपोर्शन इंस्टेंटली अपॉन अनलोडिंग नोन एज। एक विकृत ठोस के अपने वास्तविक अनुपात को त्वरित शामिल करने की जो टेंडेंसी होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब कोई भी एक डिफॉर्म सॉलिड है, उसमें अगर हम लोग लोड देके उसको रखते हैं, उसके बाद अगर लोड हम लोग छोड़ देते तो तुरंतली अगर वो उसका एक्चुअल जो पोजीशन था या प्रोपोर्शन था या ओरिजिनल जो शेप था उसमें अगर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं इलास्टिसिटी, तो इसको कहते हैं क्योंकि लोड दे के हम लोग उसका फॉर्म को अगर चेंज कर सकते हैं, उसका बाद अगर लोड को छोड़ देते तो ये बोले इंस्टेंटली, मतलब तुरंत अगर उसका ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। अगर डिलेड इलास्टिसिटी नहीं कहते क्योंकि ये बोला है इंस्टेंटली, मतलब तुरंत आता है, और इन इलास्टिक इफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि इलास्टिसिटी इफेक्ट है, इसलिए तो जल्दी जल्दी अनलोड करने का वजह से उसका ओरिजिनल शेप में आ रहा है ना, तो परफेक्टली इलास्टिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पार्ट ऑफ द लेथ मशीन दैट प्रोवाइड द मेथड ऑफ होल्डिंग एंड मूविंग द कटिंग टूल। खराद मशीन के उस भाग का नाम बता है जो कर्तन उपकरण को पकड़ने और चलाने का विधि प्रदान करता है। तो आप लोग जानते हैं लेद मशीन का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को होल्ड करता है और उसको मूव भी करता है, कैरेज भी करता है। ओके, जहाँ पे टूल पोस्ट होता है टूल को होल्ड करता है, मूव भी कर सकते हैं, और जो टेल स्टॉक होता है टेल स्टॉक में हम लोग ड्रिल को भी लगा सकते हैं, कटिंग टूल को होल्ड कर सकते हैं, और टेल स्टॉक को भी हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं, कट और ड्रिल को भी हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं जो टेल स्टॉक का जो व्हील होता है टेल स्टॉक व्हील का मदद से। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैरेज और टेल स्टॉक दोनों पार्ट में हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर इज। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल या बिंदु कोण कितना होता है? 12 to 15 डिग्री होता है। अगर ऐसे आप लोग को पूछे जाते हैं स्क्रैच आउल, तो स्क्रैच आउल इसका बड़ा वर्जन होता है, सीट मेटल पर्पज के लिए यूज होता है, डीपर लाइन बनाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसका एंगल होता है 15 to 20 डिग्री पॉइंट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टर्रेट हेड इन टर्रेट लेथ इज जनरली माउंटेड ऑन। टर्रेट लेथ मशीन पर टर्रेट हेड कहाँ पे माउंटेन होता है, कहाँ पे लगाया जाता है जनरली? तो सैडल पर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग ए डाटूम एज। सार्वभौमिक सतह गेज के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक आधार रेखा के साथ समांतर रेखा को खींचने में मदद करता है? तो एक्चुअली इसमें आपको बोला है यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है उसका एक कौन सा पार्ट है जो डाटूम एज का साथ पैरेलल लाइन को खींचने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइड पिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन या गाइड नट जिसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन है देखो NFL 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहने से भी आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है आप लोग का, जो भी आप लोग को दिया गया था क्वेश्चन सभी इंच में क्वेश्चन दिया गया था, और जनरली हम लोग मैट्रिक में प्रैक्टिस करके जाते हैं तो सभी स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम हो गया था इंच में जब कैलकुलेशन दिया था। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया है कटिंग स्पीड आरपीएम से, बोला एट व्हाट स्पीड मतलब आरपीएम मस्ट हाफ इंच डायमीटर हाई स्पीड स्टील ड्रिल रोटेट व्हेन ड्रिलिंग एल्यूमिनियम। तो आप लोग को बोला है कि जब एल्यूमिनियम का ड्रिलिंग करते हैं हाफ इंच डायमीटर कोई भी एक हाई स्पीड स्टील ड्रिल, तो उसका आरपीएम कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। ओके, और बोला यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आरपीएम इज इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 4 बाई डायमीटर ऑफ द मिलिंग कटर अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको आरपीएम का फॉर्मूला बोल दिया है, तो इसमें एक ही चीज़ आप लोग क्या दिया था, अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं दिया तो आप लोग कर नहीं पाते, लेकिन फॉर्मूला दे दिया था आरपीएम इज इक्वल टू बोला कटिंग स्पीड इंटू 4 बाई डायमीटर। ओके, तो कटिंग स्पीड इधर कितना बोल दिया है? कटिंग स्पीड इधर 400 बोल दिया है। ओके, इसका बाद आप लोग को 4 मल्टीपल करना पड़ेगा, और नीचे आप लोग को डायमीटर ऑफ ड्रिल या मिलिंग कटर क्या बोल दिया है? हाफ बोल दिया है। तो इसको जब भी आप लोग करेंगे तो आरपीएम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 इंटू 4 इंटू 2 ऊपर में आ जाएगा, तो टोटल आप देख सकते हैं 4 4 1600 इंटू 2 3200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने सही आंसर किया था। ओके, इस टाइप का आप लोग को इनसे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ व्हिच ए मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मटेरियल का कौन सा
मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसका मदद से हम लोग उसको खींच के, टेंशन में खींच के तार बना सकते हैं। तो इसका अब प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी। ठीक है, कोई भी थिन शीट बोलता है तब हो जाता है मेलेबिलिटी। कोई भी अगर बोलता है कि उसका शेप को हम लोग डिफॉर्म किए लोड देके, उसके बाद लोड छोड़ते ओरिजिनल शेप में आ जाता है तब हो जाता है इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल प्रोड्यूस एन इंटरनल थ्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था कि इंटरनल थ्रेड कटने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, टैप का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following instrument is used to check the concentricity of the outside diameter। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हूँ, एक से दो क्वेश्चन छोड़कर सभी क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आया है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने का कि जिसमें आप लोगों को अनकॉमन क्वेश्चन मिल जाए। तो अनकॉमन क्वेश्चन सॉल्व कराते करते एक दिन आप लोग देख लेना, बहुत जल्दी आप लोग को सभी क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेगा। तो बोला कोई भी एक सफ्ट है, सफ्ट का आउटसाइड डायमीटर का अगर कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करना है तो कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, DTI यूज करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन मोशन ऑफ द कटिंग टूल इज रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटिंग। बोला कौन सा एक ऑपरेशन में कटिंग टूल रोटेट करता है और ट्रांसलेटिंग मतलब क्या है, वो पेनिट्रेट जिसको कहते हैं, मतलब वो अंदर जाता है, उस स्थानांतरित जिसको बोलता है ना कि एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है, मतलब वो एक्चुअली कटिंग टूल मूव करता है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब है कि कटिंग टूल मूव भी करता है और रोटेट भी होता है। तो कौन सा में होता है, तो आप लोग जानते हैं ड्रिल में क्या होता है, ड्रिल ऐसे रोटेट होता है, और क्या होता है जब भी होल बनाता है ड्रिल आगे मूव होते जाता है, मतलब ड्रिल मूव होता है। लेकिन अगर मिलिंग का बात करते हैं, देखो कटर तो रोटेट होता है लेकिन एक्चुअली मूव क्या होता है, मूव तो जॉब होता है ना, फीड हम लोग जॉब में देते हैं। ओके, और टर्निंग का अगर बात करते हैं तो टर्निंग में तो टूल घूमता ही नहीं है, टर्निंग में तो टूल स्थिर रहता है। ओके, तो ए इसमें से चार ऑप्शन में से ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिल रोटेट भी होता है और वो स्थानांतरित होता है, मतलब ट्रांसलेट मतलब क्या, एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है क्योंकि वो अंदर जाता है, पेनिट्रेट हो रहा है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन, ए मैकेनिकल डिवाइस दैट इज डिजाइन टू स्टोर एनर्जी व्हेन डिफ्लेक्टेड एंड टू रिटर्न द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन रिलीज इज नोन एज। एक मैकेनिकल एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, तो जब भी हम लोग छोड़ देते हैं और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, मतलब एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जितना एनर्जी को स्टोर करता है, उसको उधर से अगर लोड को हम लोग हटा देते हैं तो उतना ही एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, स्प्रिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्मॉल ड्यू टू। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में मटेरियल रिमूवल रेट मतलब बहुत ही कम मटेरियल क्यों रिमूव होता है, इसका पीछे कारण क्या होता है। तो मटेरियल रिमूवल रेट का शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, MRR जिसको कहते हैं। ओके, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में मटेरियल रिमूव कम होने का कारण होता है नेगेटिव रेक एंगल इसमें दिया जाता है। अगर पॉजिटिव रेक एंगल दिया जाता है तो पॉजिटिव रेक एंगल में क्या होता है, गुड चिप्स फ्लो होता है। ओके, और उसमें क्या होता है, उसमें कटिंग भी बहुत ही स्मूथ होता है। तो अगर हम लोग को कटिंग स्मूथ होता है तो थोड़ा सा अगर हम लोग प्रेशर देंगे, जब भी वर्कपीस को प्रेशर देते तब क्या होता है, ज़्यादा मेटल कट सकते थे। लेकिन इसमें अगर नेगेटिव रेक एंगल दे देते तो उसमें चिप्स फ्लो ज़्यादा भी नहीं होगा। ओके, इसीलिए आप लोग जानते हैं लोडिंग भी हो जाता है, ज़्यादा अगर प्रेशर देते तो उसमें चिप्स फ्लो अच्छा नहीं होने के कारण ग्राइंडिंग व्हील में चिपक जाता है। और इसमें हम लोगों को जब भी नेगेटिव रेक एंगल है तो कटिंग होने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे कि नेगेटिव रेक एंगल में टूल स्ट्रेंथ होता है, जैसे टूल स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ भी होता है, ग्राइंडिंग व्हील इसीलिए स्ट्रेंथ होता है। लेकिन जब पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल का बात करते हैं तो मटेरियल को अच्छा से काट सकते हैं और फ्लुएंटली या स्मूथली काट सकते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। तो ग्राइंडिंग व्हील में हम लोग को ज़्यादा मटेरियल को कटने का तो ज़रूरत नहीं होता है, थोड़ा सा कम मटेरियल का कटने का ज़रूरत होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव रेक एंगल का इस्तेमाल करते हैं। एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज। बिजली की आग के मामले में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो जब भी इलेक्ट्रिक फायर होता है मतलब क्लास डी फायर का अंदर आता है, आप लोग जानते हैं, तो उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CTC फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाटर का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर फोम भी ऑप्शन में रहता, फोम एक्सटिंग्विशर, तब भी ये फोम एक्सटिंग्विशर राइट आंसर हो जाता है। तो एक्चुअली क्लास डी फायर को बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फायर को बुझाने के लिए वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर यूज कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन HSS।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व HSS में शामिल है? तो HSS मतलब हाई स्पीड स्टील। इसमें 18:4:1 अनुपात में क्या रहता है? टंगस्टन रहता है, क्रोमियम रहता है और वेनेडियम रहता है। ओके, तो टंगस्टन और क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following instrument is used to measure accurately the angle of taper? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टेपर के कोण को सटीक रूप से मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एक्यूरेटली अगर एंगल ऑफ टेपर को मेजर करना है तब हम लोग वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। बाकी बीवेल प्रोटेक्टर का 1 डिग्री होता है, बीवेल गेज का भी तो 1 डिग्री होता है। ओके, इसीलिए सबसे एक्यूरेटली एंगल ऑफ टेपर को मेजर कर सकते हैं वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, टम्बलर गियर आर यूज्ड ऑन लेथ टू। टम्बलर गियर का उपयोग खड़द मशीन पर डैश के लिए किया जाता है। तो टम्बलर गियर क्या करता है? टम्बलर गियर यूनिट टोटल 3 सेट ऑफ गियर में अवेलेबल होता है। तो ये एक्चुअली जो लीड स्क्रू होता है या फीड रॉड का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है उसको चेंज करता है। तो क्रॉस स्लाइड नहीं होता, क्रॉस स्लाइड का मोशन को ऑटोमेटिक नहीं कर सकते। एक्चुअली होता है जो लेथ कैरेज होता है, लेथ कैरेज का डिजायर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी क्लॉकवाइज जरूरत है क्लॉकवाइज दे सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज दिया जरूरत है तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो लेथ कैरेज मैक्सिमम जगह में नहीं रहता, लीड स्क्रू या फीड रॉड रहता है। तो लेथ कैरेज, लीड स्क्रू या फीड रॉड तीनों रहेगा तो तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर रिड्यूस द लीड स्क्रू स्पीड, लीड स्क्रू स्पीड या स्पिंडल स्पीड जब भी बोलेगा, लीड स्क्रू स्पीड नहीं है, स्पिंडल स्पीड कम करने के लिए हम लोग बैक गियर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज टू बी ड्रिल्ड इज हाई, द ड्रिल स्पीड शुड बी। यदि ड्रिल की जाने वाली सामग्री का बल उच्च है तो ड्रिल की गति डैश होना चाहिए। अगर कोई भी एक मटेरियल के ऊपर ड्रिलिंग करने जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होता है तो ड्रिल का स्पीड कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, नहीं तो ड्रिल टूटने का चांस ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं बहुत बार दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड टू प्रोवाइड सीटिंग फॉर वॉशर। वॉशर के स्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की जाती है? तो वॉशर या बोल्ट का स्थापन करने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसको स्पॉट फेसिंग कहते हैं। तो स्पॉट फेसिंग हम लोग मिलिंग मशीन में फ्लाई कटर का मदद से भी कर सकते हैं, और जो काउंटर बोरिंग टूल होता है काउंटर बोर टूल का मदद से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रिवेट ऑफ 3 to 10 मिलीमीटर शैंक डायमीटर साइज आर नॉट यूज फॉर। जो रिवेट का जब शैंक डायमीटर, जिसका आप बोल सकते हैं रिवेट का जो साइज होता है या रिवेट का जो डायमीटर होता है वो कैसे लेते हैं हम लोग? शैंक का डायमीटर का हिसाब से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो वो अगर डायमीटर 3 to 10 मिलीमीटर का अंदर आता है तो वो रिवेट हेवी स्टील स्ट्रक्चर के लिए, या बोल सकते हैं हेवी स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डायमीटर कम है। डायमीटर अगर थोड़ा सा बड़ा होता 10 mm से ज़्यादा होता उसको हम लोग हेवी स्टील स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल वर्क में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म CLA सेंट्रल लाइन एवरेज इज यूज्ड इन द कनेक्शन विथ। तो जब भी सरफेस फिनिश का बात आता है तो उसमें सेंट्रल लाइन एवरेज CLA का बात आता है। तो सरफेस फिनिश का साथ CLA कनेक्टेड होता है। सरफेस फिनिश का सिंबल कैसे होता है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर इज सिमिलर दैट ऑफ। यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर का सिद्धांत डैश के साथ समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का साथ समान होता है। एक्चुअली बीवेल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर सभी का प्रिंसिपल सेम होता है। वो एंगल ऑफ टेपर को मेजर कर सकता है, लेकिन जस्ट इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक्यूरेसी में डिफरेंस होता है। इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट और इसका लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। ठीक है, और बाकी इसका प्रिंसिपल सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लॉस इन द शार्पनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव का जो शार्पनेस होता है उसमें लॉस होता है, मतलब उसमें कमी होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चिप्स इन द गैप्स ऑफ द ग्रेन। क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेन होता है या एब्रेसिव का बीच में चिप्स प्रेजेंस होता है। चिप्स का उपस्थिति का कारण जो ग्राइंडिंग व्हील का शार्पनेस होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इस प्रॉब्लम को लोडिंग कहते हैं। आप लोग तो जानते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार डिस्कशन किया हूँ। ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव ग्रेन रहता है उसका बीच में अगर सॉफ्ट मटेरियल का चिप्स अगर फंस जाता है तो उसमें क्या होता है? जो उसका एब्रेसिव ग्रेन का जो
शार्पनेस होता है, कम हो जाता है, इसीलिए मेटल को कट नहीं सकते हैं। ओके, मतलब शार्पनेस में कमी हो जाता है, इस प्रॉब्लम को लोडिंग कहते हैं। ओके, अगर हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग करते टाइम उसका टीथ अगर टूट जाता है और एक ग्लेज सरफेस मतलब टोटली ग्लेजी सरफेस बन जाता है और मटेरियल को कट नहीं सकते हैं, तब उस प्रॉब्लम को कहते हैं ग्लेजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आफ्टर माउंटेनिंग ए वाइस ऑन द मिलिंग मशीन द बैक जॉ ऑफ द वाइस शुड बी अलाइंड विद द टेबल यूजिंग एन। हिंदी में आप देख सकते मिलिंग मशीन पर एक वाइस को माउंटेनिंग करने के बाद वाइस के पीछे की जबड़ा को डैश का उपयोग करके टेबल के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। मतलब एक मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन का ऊपर एक वाइस को अगर हम लोग माउंटेनिंग करते, उसके ऊपर अगर वाइस को रखते हैं तो वाइस का जो बैक जॉ होता है, बैक जॉ को जो टेबल का साथ अलाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं मिलिंग मशीन में, तब हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया है? इंडिकेटर का मदद से हम लोग इजीली वाइस का बैक जॉ को टेबल का साथ अलाइन कर सकते हैं, मतलब संरेखित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आप देख सकते हैं नया नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। 34 का क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बहुत बार आप लोग का क्लास में दे दिया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द कटिंग फ्लूइड सो दैट सोपी फिल्म इज प्रोड्यूस बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूल। कटिंग फ्लूइड में कौन सा चीज़ हम लोग मिलाते हैं जिसका कारण वर्कपीस और टूल का बीच में सोपी फिल्म बनाते हैं, मतलब साबुनी एक फिल्म बना देते हैं, मतलब एक सोपी एक पर्दा जैसा बनाते हैं वर्कपीस और टूल का बीच में। तो कटिंग फ्लूइड में हम लोग क्या मिलाते हैं, जब सल्फर और क्लोरीन बोथ मतलब दोनों अगर हम लोग मिलाते हैं तब कटिंग फ्लूइड जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो वर्कपीस और टूल का बीच में एक सोपी फिल्म साबुन जैसा एक पर्दा बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द साइज ऑफ ए लेद इज एक्सप्रेस्ड बाई। एक खड़ाद का आकार डैश द्वारा व्यक्त की जाता है। तो लेद मशीन का साइज कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं इसका स्विंग डायमीटर ऑफ द लेद मशीन का जो स्विंग डायमीटर होता है उसका हिसाब से है। अगर ऐसे आप लोग को बोला जाता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसका हिसाब से हम लोग लेद का साइज को लेते हैं, तब भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक सैंड इन फाउंडरी इज। सिंथेटिक सैंड को फाउंडरी में इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या मुख्य लाभ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट्स प्रॉपर्टी कैन बी इजीली कंट्रोल। जो सिंथेटिक सैंड होता है उसको हम लोग फाउंडरी में यूज़ करने का एक ही कारण होता है क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी को हम लोग कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आप लोग को नया नया देखने को लग रहा है। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन ऑफ लेद मशीन में अगर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन करना है द कटिंग स्पीड इज स्पेसिफाइड एज 70 मीटर पर मिनट। अगर कटिंग स्पीड 70 मीटर पर मिनट होता है तो द कटिंग टूल में भी एक्सप्रेस टू बी। तो कटिंग टूल हम लोग कौन सा ले सकते हैं, कटिंग टूल मटेरियल क्या हो सकते हैं, कार्बाइड या माइल्ड स्टील या डायमंड या कार्बन स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बाइड, क्योंकि डायमंड क्या होता है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कटिंग टूल होता है, तो डायमंड का इस्तेमाल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। इधर अगर ऑप्शन में HSS रहता तब भी राइट आंसर हो जाता, क्योंकि जब भी एल्यूमिनियम को करते इसीलिए 70 to 100 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड की ज़रूरत होता है। तो जब HSS हाई स्पीड स्टील ऑप्शन में नहीं है तो कार्बाइड राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं होगा। और माइल्ड स्टील की मदद से हम लोग तो काट ही नहीं सकते मेटल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एडिशन ऑफ टेलुरियम टू कॉपर रिजल्ट इन। कॉपर का साथ जब टेलुरियम मिश्रित किया जाता है तो परिणाम में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। ओके, एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आप देख सकते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन मशीन में सेफ्टी डिवाइस का हिसाब से कौन सा उपकरण हम लोग यूज़ करते हैं, लिमिट स्विच भी यूज़ करते हैं, सेफ्टी इंटरलॉक भी यूज़ करते हैं, फेल सेफ भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कोई भी मशीन में सेफ्टी डिवाइस के हिसाब से इन तीनों चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है। तो आप लोग जानते हैं डेसी का बात क्या होता है, सेंटीमीटर होता है और मिलीमीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच टाइप ऑफ फास्टनर फ्रॉम द फॉलोइंग इज डिजाइन टू प्रिवेंट द मूवमेंट बिटवीन द शाफ्ट एंड व्हील। कोई भी एक शाफ्ट है और एक व्हील है,
तो इन दोनों का बीच में जो मूवमेंट होता है, शाफ्ट और पुली का बीच में जो रोटेशन हो सकता है, इस रोटेशन को प्रतिरोध करने के लिए हम लोग कौन सा फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं? आप लोग जानते हैं शाफ्ट और पुली का बीच में या शाफ्ट और व्हील का बीच में हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं, जो बनता है माइल्ड स्टील से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ वी से दैट द लेथ साइज इज 12 into 60 inches देन इट मीन्स द बिगेस्ट जॉब ऑन दिस लेथ। तो एक देख सकते हैं नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि लेथ का साइज अगर 12 into 60 इंचेस दिया है तो उस लेथ में सबसे बड़ा साइज का जॉब हम लोग कितना होल्ड कर सकते हैं, तो उसका मैक्सिमम डायमीटर या उस लेथ में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ जब क्या हो सकता है 12 इंच हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। और अगर जॉब का लेंथ मैक्सिमम 60 इंचेस होता है तो उन दोनों सेंटर का बीच में हम लोग उस जॉब को पकड़ सकते हैं। तो 12 into 60 इंचेस मतलब होता है जो बिगेस्ट जो जॉब होता है तो उसका साइज 12 इंच डायमीटर होना चाहिए और 60 इंच का लेंथ होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। तो इसका अंदर अगर ये है तो इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो यही होता है लेथ का, आप बोल सकते हैं साइज। क्योंकि आप लोग जानते हैं लेथ का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, स्विंग डायमीटर से लेते हैं, और एक लेते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, दो सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है उसको ही तो बोलता है ना कि जॉब का लेंथ। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं आप लोग को इस क्लास में दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ए फ्लैंज माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर। फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब फ्लैंज माइक्रोमीटर होता है उसका मदद से हम लोग गियर टीथ का कॉर्डल थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो एक होता है फ्लैंज माइक्रोमीटर और एक होता है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर का मदद से पाइप का वॉल थिकनेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इन दोनों माइक्रोमीटर का नाम आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ब्रिक। तो ब्रिक किस टाइप का होता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं 2 into लेंथ इंटू ब्रेथ, आप लोग सेकेंड ब्रैकेट दे सकते हैं, ब्रेथ इंटू हाइट आप लोग बोल सकते हैं, प्लस हाइट इंटू लेंथ आप बोल सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, इसका बाद आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। तो 2 सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको सेकेंड ब्रैकेट देना पड़ेगा और लेंथ का जगह आपको लिखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं 10 into 4 ब्रेथ का जगह। इसका बाद आपको लिख लेना पड़ेगा आप 4 into 3। ओके, इसका बाद आपको लिखना पड़ेगा 3 into 10। ठीक है, तो टोटल चीज़ को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2, इसका बाद आ जाएगा 40 + 12 + 30। तो टोटल अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं तो टोटल आ जाएगा आप लोग का 2 into 82। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो 164 आ जाएगा। तो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो ब्रिक है, ब्रिक का सरफेस एरिया का वैल्यू आ जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। इसका बाद पूछा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना माइल होता है, आप लोग जानते हैं 0.62 माइल होता है। इसका बाद और भी कुछ यूनिट दिया है, तो 0.621371 माइल होता है। ओके, अगर आप लोग को पूछता कि 1 माइल इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, तब हो जाता है 1.609 इसका आसपास किलोमीटर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which fastener is considered as semi permanent। 4 फास्टनर का आप लोगों को नाम दिया गया है, तो सेमी परमानेंट इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वीडिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। वीडिंग एक्चुअली क्या होता है इसका बारे में मेरा भी कोई नॉलेज नहीं है, मैं भी आप लोगों को पिछला क्लास में पूछा था। आप लोग अगर इसका बारे में जानते हैं वीडिंग मतलब एक्चुअली क्या होता है तो आप लोग ज़रूर बताना। तो इसमें वीडिंग को सेमी परमानेंट का हिसाब से माना है। तो एक्चुअली आप लोग को देख लेना चाहिए कि कौन सा एग्जाम में इसको क्या राइट आंसर मान रहा है। तो जब इसको सेमी परमानेंट का कैटेगरी में माना है, मतलब जब भी आप लोग का एग्जाम होगा तो आप लोग सेमी परमानेंट का हिसाब से वीडिंग को मान के चलना। ठीक है, तो वीडिंग क्या है इसका बारे में अगर आप लोग को नॉलेज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग रिवेट्स एंड कीज। रिवेट और चाबी को धारण करने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं हैंड वाइस का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका लेंथ वेरी करता है 125 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर का अंदर, और इसका विड्थ ऑफ जो होता है 40 से 44 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का,
आप लोग जानते हैं इस पेपर में टोटल 100 टेक्निकल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल मैं आज का क्लास में 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। इसका बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो ये पेपर टोटली कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 21 में जो आया हुआ पेपर है उस पेपर को मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज यूज्ड फॉर होल्डिंग जॉब्स ऑन ए लेथ। तो हॉलो जॉब को मतलब खोखले जॉब को अगर लेथ मशीन पर धारण करना है या होल्ड करना है तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग पाइप सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर टेल स्टॉक ऑफसेटिंग मेथड का मदद से अगर हम लोग टेपर करते हैं तब हम लोग को कौन सा टेपर चाहिए, हम लोग को बॉल सेंटर का ज़रूरत पड़ता है। ओके, अगर कोई भी जॉब का फेसिंग करना पड़ेगा, अगर सोचो फेसिंग कर लो उसके बाद भी थोड़ा सा फेसिंग करने का ज़रूरत होता है तो दोनों सेंटर का बीच में लगा के हम लोग फेसिंग कर सकते हैं, तब हम लोग हाफ सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड में अगर कोई भी टर्निंग करना है या सॉरी हाई स्पीड में कोई भी लेथ में अगर ऑपरेशन करना फेसिंग करना है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और जब भी बोलेगा कि खोखले जॉब हॉलो जॉब का अगर लेथ मशीन पर होल्ड करना है तब पाइप सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। वीडियो पसंद आया और भी आप लोग को बाकी पेपर का भी पीडीएफ देखना है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस देखना है तो आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके आप लोग का तरफ से जैसे सपोर्ट करते हैं वैसे आप लोग सपोर्ट करते रहना। ओके, और इस पीडीएफ का लिंक अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं अवेलेबल नहीं करा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको प्राइवेसी रखना पड़ेगा, तो ये पीडीएफ हम किसी का साथ इस बार शेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।